गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 3 का भाग 4 का अध्ययन करें। बच्चों, इस भाग 4 में हम लोग मादा जनन अंग के विषय में अध्ययन करें। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम नर जनन अंग के विषय में अध्ययन कर लिया था। चलिए अब अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं मादा जनन अंग। बच्चों, जिस तरह से हमने नर जनन अंग का अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि नर जनन अंग को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक प्राथमिक जनन अंग, दूसरा सहायक या द्वितीयक जनन अंग। ठीक उसी तरह से मादा जनन अंग में भी ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है सहायक या द्वितीयक जनन अंग। नर में भी हमने देखा था कि प्राथमिक जनन अंग, जो नर का प्राथमिक जनन अंग था वह विषण था, टेस्टिस था, और उसी में जो है नर युग्मक स्पर्म का निर्माण हुआ। इसलिए विषण और टेस्टिस को हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहा। ठीक उसी तरह से यहाँ की जो मादा का प्राथमिक जनन अंग है वह अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय को बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, और इसी ओवरी या इसी अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है, ओवम का निर्माण होता है। इसलिए अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। ठीक है, तो मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या है? तो मादा का प्राथमिक जनन अंग अंडाशय या ओवरी है। पूछा जाए कि इसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। जिस तरह से हमने देखा था नर युग्मक में जो विषण या टेस्टिस था वह एक जोड़ी होता है, ठीक उसी तरह से प्राथमिक जनन अंग का जो अंडाशय है यह भी एक जोड़ी में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं सहायक या द्वितीयक जनन अंग। तो मादा में सहायक या द्वितीयक जनन अंग में जो होता है वह है एक जोड़ी अंडवाहिनी। इसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी होता है जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद जो सहायक अंग है वह आपका गर्भाशय या यूटेरस है। ठीक है, यह जो अंडवाहिनी है वह एक जोड़ी होता है अर्थात 2 होता है, और गर्भाशय 1 होता है, यूटेरस होता है। तीसरा जो है आपका जो सहायक अंग वह एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, अर्थात गर्भाशय ग्रीवा भी एक जोड़ी होता है, 2 होता है। उसके बाद होता है इसमें स्तन ग्रंथियाँ, और अंतिम होता है योनि या बेजारी। ठीक है, तो यह आपका सहायक अंग है। ठीक है, और यह आपका प्राथमिक जनन अंग है। तो अब हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि यह जो आपका प्राथमिक और जनन अंग है वह मादा जनन अंग कहाँ कहाँ स्थित होता है। तो चलिए इस चित्र से देखते हैं हम लोग। यह आपका मादा जनन अंग का यह चित्र बनाया गया है। इस मादा जनन अंग में आपने कहा कि पहला जो है क्या होता है, पहला जो है प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, अंडाशय होता है जो एक जोड़ी होता है। तो चित्र में देखिए बच्चों, यह आपका अंडाशय है। ठीक है, और यह एक जोड़ी होता है अर्थात 2 होता है। ये देखिए 2 होता है। यह आपका यह क्या है, यह आपका अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी भी आपने देखा यह एक जोड़ी होता है, 2 होता है, एक इधर और एक इधर होता है। ठीक है, तो देखा आपने कि अंडाशय क्या है, अंडवाहिनी के क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, अंडवाहिनी के नीचे अर्थात जो आपकी नाभि होती है, जो स्त्रियों की नाभि होती है, ठीक है, नाभि से नाभि के नीचे जो आपका यह अंडाशय जो है, ठीक है, होता है। यह अंडाशय जो उदर गुहा है, ठीक है, उदर गुहा से जो आपका ये अंडाशय जुड़ा होता है अर्थात उदर गुहा के जो है पास में उसके नीचे स्थित होता है यह आपका अंडाशय। जिस तरह से आपने विषण या टेस्टिस को देखा था, ठीक है, वह भी उदर गुहा के नीचे उसके पश्च भाग में वह लटका होता है और वह शरीर के बाहर स्थित होता है। हमने देखा था कि इस तरह से आपका
यह इस तरह से 2 टेस्टिस था, इस तरह से यह टेस्टिस था, यह आपका टेस्टिस या विषण था, यह भी एक जोड़ी था, ठीक है। और यह क्या है, यह आपका जो है शुक्रवाहिका या वास डिफरेंशिया था, वास डिफरेंशिया था आपका, या शुक्र जो है शुक्रवाहिका, और यह आपका पेनिस था या सीसन, यह पेनिस या आपका सीसन था। हमने देखा था कि जो नर जनन तंत्र था उसमें जो है 2 विषण होते हैं और इसी विषण में हमारा स्पर्म का निर्माण होता है। यदि बच्चों इसका अध्ययन आपने नहीं किया है तो आप जाइए पहले इसका अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो का अध्ययन करें। तो यह आपका विषण है, विषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। और आपने देखा कि किस तरह से जो स्पर्म जो है, ठीक है, जन्म के पहले अर्थात 7 माह के पहले जब माँ के गर्भ में होता है शिशु, तो हमने देखा था कि यह उदर गुहा में होता है, लेकिन 7 माह के बाद यह उदर गुहा से निकलकर कहाँ आ जाता है, विषण कोश में आ जाता है। यह हमने अध्ययन कर लिया। तो यहाँ देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ विषण 2 होता है, ठीक उसी तरह से मादा में भी यह देखिए, यह आपका अंडाशय 2 होता है, ठीक है। गर्भाशय के दोनों तरफ, एक गर्भाशय के बाएं तरफ, दूसरा दाएं तरफ, और यह अंड जो है वाहिनी है उसके नीचे होता है, यह उदर गुहा के पास जो है यह होता है, ठीक है। और इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए इसी अंडाशय में यह क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। ये क्या बन रहा है, अंडाणु। और अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में ओवम कहते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि विषण में स्पर्म का निर्माण होता है अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह से इस अंडाशय में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। और हमने देखा था कि जो यह स्पर्म है, ठीक है, नर में यह स्पर्म कब बनता है, जब आपका जो नर है, ठीक है, वह क्या जाता है, वह किशोरा अवस्था में आ जाता है, तब उसके इस विषण में स्पर्म बनने लगता है, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है बच्चों, यह जन्म से ही होता है। जब, ठीक है, स्त्री का जन्म होता है अर्थात लड़की का जन्म होता है, तो उसके जन्म से ही उसके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन जब लड़की किशोरा अवस्था में पहुंचती है, 12 से 13 साल में पहुंचती है, तो क्या होता है कि जो यह आपका अंडाशय है, इस अंडाशय से एक अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है। यह कब होता है, जब स्त्री या लड़की किशोरा अवस्था में पहुंच जाती है अर्थात वह 12 और 13 साल में पहुंच जाती है, तो जो अंडाशय में इसका अंडाणु है वह अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में आ जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह जो आपका अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय है, तो होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए जनवरी का महीना है, कौन सा महीना है, मान लीजिए यह जनवरी का महीना है, यह जनवरी का महीना है, तो 28 दिन का एक सर्किल इनका होता है, ठीक है। हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, यमसी या पीरियड के विषय में, ठीक है, मासिक धर्म के विषय में जो लड़कियों में होता है, जब वह किशोरा अवस्था आता है, जब वो किशोरा अवस्था में पहुंचती हैं लड़कियां, तब उनमें जो है मासिक धर्म, ठीक है, या जिसको हम पीरियड या यमसी कहते हैं, उन लड़कियों में क्यों आता है, ठीक है, यह हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए कि जो है यह जो आपका अंडाशय है, अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है, ओवम जो निकलता है, ठीक है, जब वो किशोरावस्था में लड़कियां पहुंचती हैं तभी निकलता है, ठीक है। और जब यह निकलता है तो मान लीजिए यह जनवरी का महीना है, ठीक है, तो 2 अंडाशय है, एक बार में केवल एक अंडाणु या एक ओवम ही निकलता है। मान लीजिए जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में जो है यहाँ से जो है अंडाणु निकल कर यहाँ आता है,
अब अगले महीने फरवरी में, ठीक है, इस जो है आपका अंडाशय से नहीं निकलेगा, बल्कि यह दूसरा वाला जो अंडाशय है इससे जो है अंडाणु निकलकर कहाँ आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो जनवरी के महीने में इसमें आया, तो फरवरी के महीने में जो यह फरवरी का महीना आएगा, ठीक है, तो फरवरी के महीने में इस अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। फिर अगले महीने में, यह जनवरी हो गया, फरवरी, तो मार्च के महीने में यहाँ से अर्थात इस अंडाशय से निकलेगा। फिर अप्रैल में इस महीने से, इस तरह से जो है एक एक महीने में इस तरह से 28 दिन का इनका सर्किल होता है। तो यदि जनवरी के महीने में यहाँ से जो है आपका इस जो है अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आया, तो अगले महीने में इस अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, तो एक महीने यहाँ, अगले महीने में इससे, फिर अगले महीने में इससे, इस तरह से इनका यह जो है क्रम जो है चलता रहता है। और ये 28 दिन का इनका एक महीने का यह क्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से आपने देखा कि यह विषण होता है नर में, ठीक उसी तरह से मादा में जो है अंडाशय होता है, और इस विषण में स्पर्म का निर्माण होता है, और मादा में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि इस स्पर्म को पेनिस तक कौन लेके जाता है, तो वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहिका एक नस होता है, यही पेनिस तक लेके जाता है। और यहाँ जो यह अंडाणु है, इस अंडाणु को पकड़कर कौन ले जाता है, अर्थात इसमें जो नली होती है, इस नली को हम कहते हैं अंडवाहिनी। हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जिस तरह से यह वासा डिफरेंशिया एक नस था, ठीक है, शुक्रवाहिका, ठीक वही कार्य यहाँ मादा में अंडवाहिनी का कार्य करता है। अंडवाहिनी भी इसका जो है अंडाणु से क्या होता है, एक नली जो है जुड़ा होता है, इसको हम अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एक चीज और बच्चों, यह जो स्पर्म है, ठीक है, जो स्पर्म है, स्पर्म का आकार इस तरह से होता है, ठीक है, और स्पर्म के जो है 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और आपका जो है पूंछ होता है। तो जो मध्य भाग होता है उसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके कारण इसको गति मिलती है, अर्थात गति करता है। लेकिन अंडाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए यह गति नहीं कर पाता। ठीक है, यह गति नहीं कर पाता, अर्थात जब जो है स्त्रियां किशोरावस्था में आती हैं, तो अंडाशय से यह अंडाणु निकलकर, यहाँ से यह अंडाणु निकलकर कहाँ जाती हैं, बहुत जो है यह क्योंकि झालर है, यहाँ के द्वारा बस ये यहीं तक जा पाती हैं, यहीं तक यह जा पाती है। ठीक है, इसके आगे जो है यह जा नहीं पाती। ठीक है, तो यहीं तक जो है इनका इस तरह से चले बच्चों, ध्यान रखिए, हमने जो अंडाशय के विषय में देख लिया कि अंडाशय जो है एक जोड़ी होता है, इसी में ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, या तो आपका जो अंडाशय है यह प्राथमिक जनन अंग था, और इसी में आपका जो है अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम सहायक जो द्वितीयक जनन अंग है उसकी बात करते हैं। तो पहला है आपका अंडवाहिनी। यह जो आपका अंडवाहिनी है बच्चों, यह एक जोड़ी अंडवाहिनी पाया जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपका वासा डिफरेंशिया पाया जाता है। अगर हम इस अंडाशय की बात करें बच्चों, यदि हम अंडाशय की बात करें कि अंडाशय की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो बात करें बच्चों, तो यह जो अंडाशय की लंबाई है वह 3 सेमी होती है, चौड़ाई इनकी 2 सेमी होती है, और मोटाई 1 सेमी होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर पूछा जाए इस अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, तो इस अंडाशय की लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, मोटाई 1 सेमी होती है। ठीक है बच्चों, तो यह अंडाशय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, अगर हम इस अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी 2 होता है, तो वह कितना लंबा होता है, तो यह 10 से 12 सेमी जो है अंडवाहिनी आपका लंबा होता है। यह दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ तक यह अंडवाहिनी, यहाँ से लेकर यह अंडवाहिनी। यह अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। जो सबसे नीचा वाला भाग है, सबसे नीचे जिसको देखिए यहाँ फिंगर बना हुआ है, तो यह नीचे वाला जो है इसको हम झालर, हिंदी में झालर कहते हैं और इंग्लिश में टिम्बरी कहते हैं।
ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो है इंग्लिश में ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ फिम्बरी आ गया तो फिम्बरी को हिंदी में ही लिखेगा, लेकिन फिम्बरी लिखेगा, झालर न लिखेगा। तो दोनों याद कीजिएगा, विशेष रूप से इंग्लिश इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो यह अंडवाहिनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो फाइलोपियन ट्यूब है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। पहले जो नीचे वाला भाग है इसको हिंदी में झालर या फिम्बरी कहते हैं। इसी झालर या फिम्बरी द्वारा इस अंडाणु को पकड़ा जाता है। देखिए अंडाणु को पकड़ा जाता है। उसके बाद इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको हिंदी में बोलते हैं कीपक, और इंग्लिश में इनफुल्बुलम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए इनफुल्बुलम, ठीक है, और हिंदी में इसको कीपक कहते हैं। इसके आगे आएंगे तो इस वाले भाग को बोलते हैं हिंदी में तुम्बिका, और इंग्लिश में एम्फुला। तुम्बिका या इंग्लिश में एम्फुला कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो है पोर्शन आ जाए यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं संकीर्ण पथ। हिंदी में संकीर्ण पथ और इंग्लिश में आस्थमस कहते हैं। कभी कभी बच्चों अंडवाहिनी से बहुत से अधिक प्रश्न पूछ लिया जाता है गर्भाशय से सबसे नज़दीक को जो है अंडवाहिनी का कौन सा भाग है। देखिए यह गर्भाशय है, तो गर्भाशय से सबसे नज़दीक या सबसे निकट कौन सा है, संकीर्ण पथ, इंग्लिश में बोलते हैं आस्थमस। पूछ जाएगा कि अंडाणुओं से सबसे निकट, तो क्या है, फिम्बरी। ठीक है बच्चों, चलिए। और एक देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आस्थमस एम्पुला जंक्शन। यह क्या है बच्चों, अर्थात यह जो अंडाणु, ठीक है, इस अंडाशय से निकलता है वह यहीं तक आ पाता है। कहाँ तक आता है, एस्थमस एम्पुला जंक्शन। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि जो है निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, स्त्री के अंदर निषेचन कहाँ होता है। तो पता है बच्चों कि यह विषण है, यह स्पर्म है, यह विषण यहाँ से इस तरह से जो है आपका विषण प्रवेश करता है, ये ठीक है, यह आपके वेजाइना के माध्यम से आपके इस गर्भाशय या यूटेरस में यह स्पर्म पहुंचता है, और स्पर्म गति करता है बच्चों। और यह जो अंडाणु है यह गति नहीं करता, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही उसको ऊर्जा मिलती है। और इसकी पूंछ क्या करती है, इसकी पूंछ तैरती है, गति करती है। और जो आपका यह अंडाणु है यहाँ से निकलकर, क्योंकि झालर द्वारा यह पकड़ लिया जाता है, यहाँ से निकलकर यह यहीं तक ही आ पाता है, एस्थमस एम्पुला जंक्शन तक, इसके आगे बढ़ नहीं पाता। और यह जो आपका स्पर्म है इस तरह से यहाँ से गति करते हुए और यह आ जाता है एस्थमस एम्पुला जंक्शन में, और यहीं पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो अक्सर पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया, ठीक है, अंडवाहिनी अर्थात फाइलोपियन ट्यूब में, कहाँ पर, एस्थमस एम्पुला जंक्शन पर, ठीक है, अंडाणु और आपका जो है स्पर्म अर्थात शुक्राणु एक दूसरे से संलयित होते हैं, मिलते हैं, और यहीं पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह हो गया। तो हमने अंडवाहिनी के विषय में भी देख लिया कि जो एक जोड़ी अंडवाहिनी है उसके विषय में भी देख लिया, और जो आपका प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय उसके विषय में भी मैंने देख लिया। अब आता है गर्भाशय। तो देखिए आपने देखा कि एक जोड़ी अंडाशय होता है और एक जोड़ी अंडवाहिनी होता है, और आपका गर्भाशय एक ही होता है। ठीक है, यह गर्भाशय एक ही आपका होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक यह आपका जो है क्या है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक वाला भाग यह क्या है, आपका गर्भाशय। ठीक है बच्चों, अब यदि गर्भाशय की लंबाई चौड़ाई की बात करें, ठीक है, इस गर्भाशय की लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो इस गर्भाशय की बच्चों जो लंबाई होती है वह 8 सेमी होती है। ठीक है, इनका जो व्यास है बच्चों वह 5 सेमी होता है, और अगर इनकी चौड़ाई बात करें तो इनकी चौड़ाई 2.5 सेमी होता है। ठीक है, तो यह आपका यूटेरस या गर्भाशय है। ठीक है, यहीं पर स्पर्म आता है, और गर्भाशय और यूटेरस में ही हम देखेंगे
यहीं पर जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जो आपका यह निषेचन हुआ युग्मनज बना और यहीं पर आके इसी गर्भाशय के दीवार पर आके चिपक जाते हैं और इसी दीवार पर ठीक है 9 महीने तक इस भ्रूण का विकास होता है। इसी गर्भाशय इसी मार्ग के गर्भाशय में जो इनकी दीवार है 3 दीवार होती है जो है बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो इसी दीवार पर यह आके चिपक जाते हैं और 9 महीने तक इनका विकास होता है और प्रत्येक स्तर से शिशु के अलग अलग भाग का निर्माण होता है। तो यह आपका गर्भाशय है, इसको इंग्लिश में हम यूटेरस कहते हैं। यह एक ही पाया जाता है और यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो इनकी जो है लंबाई 8 सेमी होता है और इनका व्यास 5 सेमी और इनकी चौड़ाई 2.5 सेमी होता है। और इसी गर्भाशय में ठीक है इनके दीवारों पर ही भ्रूण आके चिपक जाता है और 9 महीने तक इसका विकास होता है। तो यह रहा बच्चों गर्भाशय। तो हमने गर्भाशय के विषय में भी देखा, ठीक है। एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, देखिए यह आपका क्या है, यह आपका जो है गर्भाशय है और यह जो है देखिए यह गर्भाशय ग्रीवा, यह क्या है गर्भाशय ग्रीवा। तो यह गर्भाशय के दोनों तरफ यह होता है। तो यह गर्भाशय ग्रीवा 2 प्रकार का होता है, एक यह है और दूसरा यह होता है। उसके बाद स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। जब स्त्री जो है किशोरावस्था में पहुँचती हैं तो उसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं, शरीर पर जो है कई जगह बाल उगने लगते हैं, ठीक है। और जो है उनका जो स्तन जो है में उभार आ जाता है। तो इस तरह से जो है उसमें परिवर्तन होता है। स्तन के विषय में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अंतिम है जो भाग है जो सहायक या द्वितीयक जनन अंग का, वह योनि या वेजाइना है और इसी के माध्यम से जो आपका पेनिस है, ठीक है, पेनिस या सिसन है और सिसन के माध्यम से इस योनि के माध्यम से हम इस स्पर्म जो है में इसको प्रवेश करते हैं। तो जो योनि या वेजाइना है इसका 2 कार्य है, एक यूरिन को बाहर निकालना और दूसरा स्पर्म को, जो स्पर्म है उस स्पर्म को स्वीकार करना। अर्थात इसी के मार्ग से जो पेनिस के सहायता से स्पर्म जो है गर्भाशय या यूटेरस में प्रवेश करता है। तो इसका 2 ही कार्य है। जिस तरह से हमने देखा था कि पेनिस का केवल 2 कार्य है, पेनिस सहायक अंग होता है न कि जो है प्राथमिक अंग। पेनिस क्या करता है, नर में या यूरिन को बाहर करता है और स्पर्म को क्या करता है, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो योनि या वेजाइना है इसका 2 ही कार्य है, एक यूरिन को बाहर करता है और दूसरा पेनिस को स्वीकार करता है, ठीक है। इससे जो है स्पर्म जो है गर्भाशय में पहुंच सकता है। इसलिए यह भी मादा का जो है प्राथमिक अंग नहीं बल्कि सहायक अंग होता है। इस तरह से हमने मादा जनन अंग का, ठीक है, इनकी संरचना हमने देख लिया। आगे हम इसके विषय में अगला जो है हम अध्ययन करेंगे उसमें देखेंगे कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, जब वह किशोरावस्था में आ जाती हैं, ठीक है, तो 12 साल की हो जाती हैं तो बच्चियों में, ठीक है, पीरियड, ठीक है, मासिक धर्म आने लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे योनि में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम हीमेन झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जब शादी होता है, लड़का और लड़की की शादी होता है तो शादी के पहले दिन अर्थात पहला जो है संबंध रिलेशन, जो सेक्स रिलेशन जो बनता है स्त्री का, पहली बार जब वह किसी से संबंध बनाती है, सेक्स रिलेशन बनाती है, तो इसका जो संबंध बनाती है तो स्त्रियों में ब्लड आने लगता है। ऐसा क्यों, इसका भी अध्ययन हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आता है तो बच्चों, ठीक है, इसे लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों।